हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों, हमने इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो सा टॉपिक करेंगे वो है टॉपिक 3.3 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको याद होगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी ऐसे एंटरप्राइजेस जिसको गवर्नमेंट चलाती है। तो यानी गवर्नमेंट किस किस तरीके से अपने एंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइज करती है। तो बच्चों, उसके होते हैं 3 तरीके। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। यानी अगर गवर्नमेंट को अपना कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो वो इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करती है और फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, पहले उसको समझो। तो बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर क्या होता है कि ना कोई सी भी मान लो मिनिस्ट्री है। मैंने आपको बोला कि भाई जी अपनी एक मिनिस्ट्री कौन सी है गवर्नमेंट की, रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री तो होता क्या है कि रेलवे मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है और इसके अंडर में ना एक ऑर्गेनाइजेशन चला देते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है सर, इंडियन रेलवेज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ही नाम से एक डिपार्टमेंट खोलती है जिसको बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री कह लो, टेलीफोन मिनिस्ट्री कह लो, टेलीकॉम मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज खोली जाती हैं जिनका एक हेड होता है जो कि मंत्री होता है। ठीक है, अब इस मंत्री और इस डिपार्टमेंट के अंडर में ना एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी जाती है, जैसे कि रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन खोल दी या फिर टेलीफोन की ऑर्गेनाइजेशन, पहले जो बीएसएनएल खोलने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर जो लोग काम करते हैं ना वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो यानी कोई भी प्राइवेट बंदा इसके अंदर काम नहीं करता। जो भी इंसान या व्यक्ति या लोग इसके अंदर काम कर रहे होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है जी, तो अपन इसको समझ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। हमने बोला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या होता है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। यानी सबसे पुराने टाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद में बोल रहा है इट फंक्शंस एज एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री विदाउट इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। इसका मतलब ये एक मिनिस्ट्री को एक्सटेंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये एक तरीके से मिनिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करती है। आगे ये बोल रहा है एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। एंड द अंडरटेकिंग ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री रूल्स। यानी जो भी मिनिस्ट्री के रूल्स और नियम होंगे उन्हीं के अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो इंडियन रेलवेज जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो आपका पोस्टेज का डिपार्टमेंट है, इंडियन पोस्ट, वो भी आजकल पोस्टेज डिपार्टमेंट में इसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है फंडिंग। फंडिंग इसकी देखो बहुत आसान होती है क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है अपने पैसे में से इसको चलाती है। तो इसलिए यही बोला गया है कि एंटायरली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी इसका क्या होता है, एक बजट निकलता है और गवर्नमेंट अपने खजाने में से यानी अपनी ट्रेजरी में से इसको चलाती है। आगे इसके ऑडिट एंड अकाउंट्स कैसे होते हैं, इसके सेम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जैसे ऑडिट्स होते हैं उसी तरीके से इसके भी ऑडिट होते हैं। यानी अगर जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री की ऑडिट होती है ना जिस तरीके से उसी प्रोसेस के अंदर रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसकी भी अलग से ऑडिट हो जाती है। इसकी स्टाफिंग कैसे होती है बच्चों, इसकी स्टाफिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट रखे जाते हैं और इसका हेड कौन होता है, आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट इसको हेड करते हैं। और उसके भी ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर मंत्री बैठा होता है। तो अब फीचर के बाद हम अगला फीचर देख रहे हैं, फीचर नंबर 4 जो कि है कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास होता है, जो भी मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री का जो मंत्री होगा उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। सो इट इज ट्रीटेड एज सब डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री। यानी मिनिस्ट्री ही माना जाता है इसको और मिनिस्ट्री का अल्टीमेट हेड कौन होता है, मंत्री। मंत्री के अंडर में होता है सीनियर आईएएस ऑफिसर, जूनियर आईएएस ऑफिसर और फिर सारे एम्प्लॉइज। आगे कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी इसकी जवाबदेही किसको होती है, डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। यानी जो भी इंडियन रेलवेज के अंदर काम हो रहा है वो अपने मंत्री को रिपोर्ट करता है कि भाई साहब ऐसा सब काम चल रहा है, हम लॉसेस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो सारी बात मंत्री को बताई जाती है।
अब हम इसके मेरिट्स यानी फायदे देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला फायदा होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी पार्लियामेंट कैन क्लोजली मॉनिटर इट्स एक्टिविटीज। पार्लियामेंट पूरी नजर रखती है रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर, इंडियन पोस्टेज के ऊपर कि हाँ भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आगे क्या होता है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी ट्रांसपेरेंट एंड आंसरेबल टू द पब्लिक इसको होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत चीज कर ली, आप एक चीज देखना, कभी भी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ना, तो उसको पार्लियामेंट तक में कई बार डिस्कस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। तो इसलिए क्या होता है, हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आपको जनता को जवाब देना पड़ता है। आगे कह रहा है गवर्नमेंट को फायदा होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी पैसा कमाती है। और अगला फायदा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी सूटेबिलिटी, यानी इसका मतलब यह है जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ना, फॉर एग्जांपल आर्मी उठा लो या फिर इंडियन रेलवे का ट्रांसपोर्ट देख लो, तो जो सेंसिटिव एरिया है ना उसके अंदर ना गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, तो बड़ा फायदा रहता है। आपके जो सीक्रेट्स हैं ना वो बाहर लीक नहीं होते। तो यही बोल रहा है इट इज बेस्ट सूटेड फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डिफेंस और ये सब। तो जहां पर डिफेंस है या फिर यूं कह सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट को खुद का कंट्रोल रखना है ना, वहां पर ऐसा डिपार्टमेंट खोलो, आपका कोई भी सीक्रेट बाहर नहीं जाएगा। अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं बच्चों। इसका सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये इसको बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में काम करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नई ट्रेन भी लॉन्च करनी है ना किसी रूट पे, बहुत बड़ा उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद ट्रेन जाके लॉन्च होगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है हेड्स कैन नॉट मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो यानी जो हेड है किसी भी डिपार्टमेंट को, वो खुद से अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको अपनी मिनिस्ट्री से पहले यानी मंत्री से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। अगली बात कह रहे हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज मेक देम रिस्क एवर्स। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो बंदा सोचता है यार इतना टाइम होएगा, इतना माथाफोड़ी करूंगा तब जाके तो मेरी सुनी जाएगी, तो ऐसा करो कुछ बोलो ही मत। तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटीज मिस करना शुरू कर देते हो इस चक्कर में। अगली कौन सी लिमिटेशन है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब यह है कि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं कि एक्शन ही पूरा नहीं होता। रेड टेपिज्म का मतलब यह है कि बहुत ही सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेलिटीज है जिसके कारण काम ही पूरा नहीं हो रहा। आगे कह रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब यह है कि इसके जो डिसीजंस होते हैं ना वो पॉलिटिकल एजेंडे को ध्यान में रख के यानी पॉलिटिकल बन जाती है ये चीज। इंडियन रेलवेज में भी पॉलिटिक्स हो रही होती है, पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर फिर से पॉलिटिक्स हो रही होती है, हर कहीं पे पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। आगे कह रहे हैं पुअर कस्टमर सर्विस। पुअर कस्टमर सर्विस मतलब कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर को क्या चाहिए, ये अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। एसबीआई का मीम देखा है ना कई बार तुमने कि लंच के बाद आना, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है हमें। अब हम आगे बच्चों अगले टॉपिक पे, हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरा हो चुका है, हम अब करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, इसको बड़े आसान शब्दों में पहले समझो, उसके बाद में अपन इसको करते हैं। तो होता क्या है, जब भी अपन को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोलनी है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना एक लॉ यानी कानून बनाती है, स्पेशल कानून बनता है, और इस कानून के अंदर ना एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट पावर दी जाती है। यानी जैसे क्या होगा, जैसे इन्होंने आरबीआई लॉन्च किया, ठीक है, तो जब इनको अपना खुद का गवर्नमेंट को अपना बैंक चाहिए था, आरबीआई बैंक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई बैंक के लिए एक स्पेशल कानून बनाया। उस कानून के अंदर आरबीआई बैंक की सारी पावर लिखी गई, क्या क्या काम करेगा वर्क लिखा गया, इसके अंदर किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ऐसे बहुत लंबी सी लिस्ट आके कानून बनता है। और इस कानून से क्या होता है, आरबीआई फॉर्म हुआ था, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आई थी। इसी तरीके से इन्होंने एलआईसी को भी जब बनाया था ना, एलआईसी को भी बनाते वक्त उन्होंने एक कानून लाया था। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले वाले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो आपने देखा जो भी पावर है वो कहां से आती है, सर वो मिनिस्ट्री से आती है, रेलवे मिनिस्ट्री से पावर आई, पोस्टल मिनिस्ट्री से पावर आई। लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पे पावर कहां से आएगी, कानून से आएगी, लॉ से आएगी पावर, बस बात इतनी सी है। ठीक है, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। These are public enterprises created by special act of parliament। special act of parliament का मतलब ये है लॉ बनाया जाएगा, पार्लियामेंट में पास होएगा, उसके बाद में वो बन सकेगी, आरबीआई बनेगा या एलआईसी बनेगा। ठीक है, आगे कह रहा है द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स। एक्ट के अंदर लिखा होगा कि भाई साहब ये आपकी पावर है, आपको ये फंक्शन करना है, एम्प्लॉय के क्या रूल्स हैं, आपको गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन मेंटेन करना है, एक एक चीज लिखी जाती है। आगे कह रहा है अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद लीगल स्टेटस केपेबल ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। इसका मतलब ये है जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना,
यानी जो आरबीआई है फॉर एग्जांपल, ये जो आरबीआई है ना, आरबीआई को एक खुद की आइडेंटिटी मिल जाती है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद पाता है, ये अपने नाम पर कोई केस कर पाता है, लीगल केस, या फिर इसके ऊपर केस हो सकता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं इसकी हल्की सी ना गवर्नमेंट से अलग आइडेंटिटी बन जाती है। अब जैसे आप देखो तो अपन इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं, यानी इंडियन रेलवेज में लोचा है, तो यानी हम गवर्नमेंट पे सवाल उठा सकते हैं। वहीं पे अगर अपन आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें ना, इनका थोड़ा सा गवर्नमेंट से दूर रहने का पर्पस होता है, ये खुद हल्का सा इनमें इंडिपेंडेंट नेचर देखा जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, केस कर सकते हैं, केस करवा सकते हैं, खुद के अलग थोड़े रूल्स चलते हैं। आगे कह रहा है इट कंबाइंस गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी तो आई है, आपके पास कानून है आपके लिए स्पेशल, तो आपके पास खुद की अथॉरिटी है। और दूसरी बात, इनके पास हल्की सी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि क्या है गवर्नमेंट का इतना दबाव नहीं होता इनके ऊपर, तो हल्का सा अपनी मनमर्जी से हल्का सा काम कर पाते हैं। ठीक है, आगे इसके फीचर्स क्या है, सर इसके फीचर्स करवा दो, लैब ये भी करा देते हैं। पहला फीचर कह रहा है इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट, यानी एक कानून बनेगा उसके बाद में ये एग्जिस्टेंस में आएगा। तो यही बोला गया इट इज एस्टैब्लिश अंडर अ स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री लॉ, एक कानून बनाएंगे उसके बाद में आपको उसके अंदर पावर और प्रिविलेजेस मिलेंगे। आगे कह रहा है इट इज होली ओन्ड बाय स्टेट, इट इज होली ओन्ड बाय स्टेट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट होल्ड्स कंप्लीट ओनरशिप, पूरा का पूरा ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आरबीआई को असलियत में कौन ओन करता है, कौन इसका मालिक है, सर गवर्नमेंट ही मालिक है। यानी आप और मुझ जैसे लोग आरबीआई में पैसा थोड़ी लगा सकते हैं, अभी शेयर खरीद लिया आरबीआई के, तो इसका ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो इससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। आगे कह रहे हैं इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये खुद के ऊपर केस कर भी सकता है, ये केस करवा भी सकता है और अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ठीक है सर, और करवा दो। अगला है फीचर नंबर 4 जो कि कह रहे हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग। इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि अगर इसको पैसा चाहिए ना, ये पैसा अपने खुद के सोर्सेज से उठा सकता है। अगर मैं पिछले अब रेलवे वाले को, जो अपन पिछला भी टॉपिक कर गए हैं, इंडियन रेलवेज की बात करूं, तो उसमें पैसा चाहिए तो भीख मांगनी पड़ती है मंत्रियों के सामने और पूरे इंडियन डिपार्टमेंट के सामने कि भाई सरकार हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो, बजट आएगा तो वो पैसा हम लगा पाएंगे। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आप चाहो तो गवर्नमेंट से लोन ले लो, आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो, आपने खुद ने जो गुड्स और सर्विसेज बेचे आप उसको बेच के भी पैसा निकाल सकते हो। यानी थोड़ा सा गवर्नमेंट से अलग काम चल रहा है यहाँ पे। आगे ये कह रहा है डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम। डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट बजट और ऑडिट प्रोसीजर लाइक डिपार्टमेंट्स। यानी आपके ऊपर इतना, जैसे गवर्नमेंट की ऑडिट होती है वैसे आपकी ऑडिट नहीं होती, क्योंकि आप तो अलग काम कर रहे हो। तो आप खुद का बजट निकालोगे, आप खुद से अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे, खुद ही अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाओगे। तो मैंने वो समझाया ना कि हल्का सा गवर्नमेंट से अलग काम करता है ये। आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 6 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय रूल्स। डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय रूल्स का मतलब ये है कि इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। आप चाहो तो अपने एक्ट के हिसाब से जोन से भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको रखने, आप वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रख लो। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, आरबीआई कई बार ना कुछ पोस्ट के लिए खुद से वैकेंसी निकालता है। यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स तो अपन इसको मानते हैं, पर क्या होता है अगर आरबीआई को कोई सी पोस्ट भरनी है ना, तो कई बार ये खुद अपनी पोस्ट निकालता है अखबारों के अंदर कि हमें इस फलाना पोस्ट के लिए इतने 4-5 बंदे चाहिए, आप आके चाहो तो एग्जाम फॉर्म भर के आप हमारी पोस्ट ले सकते हो। यानी इतनी तगड़ी इसके पास आरबीआई के पास पावर होती है, या कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो स्टैट्यूटरी, इनके पास इतनी पावर होती है कि खुद से अपनी जगहें फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसके मेरिट्स बच्चों। इसका सबसे पहला मेरिट है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपनी मनमर्जी से काम कर पाते हैं ये, इनके पास हल्की सी इंडिपेंडेंस होती है। तो यानी इनके पास इंडिपेंडेंस होती है डे टू डे वर्क के अंदर। इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या मतलब ये है, आप कैसे, आपको कोई बजट नहीं मांगना सरकार से, आप खुद का पैसा लो यार, खुद का पैसा कमाओ, जहां मर्जी लगाओ, हल्की सी इंडिपेंडेंस होती है। आगे कह रहे हैं पॉलिसी मेकिंग फ्रीडम। पॉलिसी मेकिंग फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपने रूल्स, आपको किस तरीके से काम करना है खुद से बनाओ, आपको गवर्नमेंट से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आरबीआई अपनी हल्की सी मनमर्जी से ना अपने रेट डिसाइड कर देता है कि हाँ भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये खुद अपनी मनमर्जी से कर देते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए। इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता तो है, पर इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं बैलेंस स्ट्रक्चर होता है। बैलेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि इसको गवर्नमेंट से भी पावर मिल रही है और कहीं ना कहीं प्राइवेट इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर की तरह भी ये सोच पाता है, तो इसको बड़ा फायदा होता है इस चीज का।
अब अपन बच्चों इसकी लिमिटेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन कह रहा है कि इट हैज़ लिमिटेड रियल ऑटोनॉमी। लिमिटेड रियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई साहब सिर्फ कागजों में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता, पर एक्चुअल में सरकार खा जाती है, इनको पूरा दबाव होता है सरकार का। तो कहने का मतलब सिर्फ कागजों के अंदर इंडिपेंडेंस है, एक्चुअल में इतनी इंडिपेंडेंस देखी नहीं जाती। आगे देख कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड में गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी सरकार अपना पूरा दबाव रखती है इनके ऊपर कि कैसे काम करोगे आप। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है करप्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। करप्शन का रिस्क इसलिए होता है क्योंकि आप ना पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जब आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहां से पैसा रिश्वत भी तो कर सकते हो आप, हो सकता है पब्लिक से रिश्वत लेने लग जाओ। ठीक है, आगे कह रहा है गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडवाइजर। गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडवाइजर का मतलब यह है कि कितना भी फ्रीडम क्यों ना दे रखा हो आरबीआई को, कितना भी फ्रीडम क्यों ना दे रखा हो इंडियन पोस्टेज को, पर कहीं ना कहीं सरकार के बंदे भी तो बैठते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो एडवाइजर है वो इन द एंड है तो सरकारी, तो बात तो वही पड़ जाती है। आप कहते रहते हो सर इंडिपेंडेंट है, पर इतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने दो टॉपिक कर लिए। पब्लिक सेक्टर को कैसे मैनेज किया जाता है उसका, एक तो डिपार्टमेंटल सेक्टर देख लिया अपन ने, एक स्टैट्यूटरी सेक्टर देख लिया। अब इसका एक गवर्नमेंट कंपनी कैसे चलती है वो देखेंगे अपन, पर वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।